नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने 7 चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं और शुरुआत करेंगे हम मेडिकल टूरिज्म से। भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं। 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका से उपचार के लिए 55,000 रोगी भारत आए। संयुक्त राज्य स्वास्थ्य सेवा तंत्र के अंतर्गत प्रतिवर्ष होने वाले लाखों शल्यकर्मियों की तुलना में यह संख्या बहुत कम है। भारत विश्व में चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी देश बनकर उभरा है। महानगरों में स्थित विश्व स्तरीय अस्पताल संपूर्ण विश्व के रोगियों का उपचार करते हैं। भारत, थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया जैसे विकासशील देशों की चिकित्सा पर्यटन में अनेक लोग लाभ प्राप्त होते हैं। चिकित्सा पर्यटन के अतिरिक्त चिकित्सा प्रशिक्षण और आंकड़ों के निर्वचन के बाह्य स्रोतन के प्रति भी झुकाव पाया जाता है। भारत, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल विकर्ण बिंबों के अध्ययन से लेकर चुंबकीय अनुनाद बिंदुओं के निर्वचन और प्राश्रव्य परीक्षणों तक की विशेष चिकित्सा सुविधाओं को उपलब्ध करा रहे हैं। बाह्य स्रोतन में दिए गुणवत्ता में सुधार करना अथवा विशेष सेवाएं उपलब्ध कराने का पर केंद्रित है, तो बाह्य स्रोतन रोगियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगा। देखो यहाँ पर जो सिंपल सी बात टर्म यहाँ पर आपको बताया गया, चिकित्सा टूरिज्म के बारे में बोला गया अभी, ठीक है। इसको बोला जाता है मेडिकल टूरिज्म, चिकित्सा पर्यटन के नाम से जाना जाता है। आपसे डेफिनेशन पूछेंगे, मार्क कर लेना है 2 नंबर की। किसे कहते हैं? जब आप चिकित्सा के अंतर्गत क्या है, वहाँ के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की जब चिकित्सा जो चिकित्सा होता है, उस चिकित्सा को जब आप क्या है अपने पर्यटन से जोड़ देते हैं, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से यदि उसको संबंधित कर दिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। तो यहाँ पर बताया गया 2005 में हमारे पास इतने जो है रोगी संयुक्त राज्य अमेरिका से आए थे। ये एकमात्र देश के बारे में बताओ, और बहुत सारे देश हैं जहाँ पर क्या करते हैं, बहुत सारे जो लोग हैं वो आते हैं हमारे यहाँ पर इलाज कराते हैं और वो चले जाते हैं। अब यहाँ पर फ़ायदा क्या है कि भारत के अंदर क्या है, जो वो इलाज करवाने आते हैं वो इलाज यहाँ पर उनको सस्ता मिलता है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है, आप सभी जानते हैं भारत की ऐतिहासिक है पृष्ठभूमि रही है, तो यहाँ पर दर्शनीय स्थल भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो उन चीज़ों का भ्रमण करते हैं तो इसके साथ साथ क्या वो पर्यटन का भी मज़ा लेते हैं और अपना इलाज भी करवा लेते हैं। और ये ऐसा हो पाता क्योंकि जहाँ जिन देशों से वो आते हैं तो वहाँ पर जो अपना इलाज कराते हैं वहाँ पर वो उनके पैसे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, तो उनका पैसा भी बच जाता है और वहाँ साथ के साथ यहाँ पर जो है विदेशों का भ्रमण भी कर लेते हैं। तो इसको चिकित्सा पर्यटन के नाम से जाना जाता है। तो भारत आज के समय में काफ़ी ज़्यादा आगे उभर कर आया है। जिस प्रकार से भारत है, थाईलैंड है, सिंगापुर, मलेशिया जैसे विकासशील देशों में चिकित्सा पर्यटन बहुत ज़्यादा फेमस रहा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़े भी लेते हैं, उस आनंद प्राप्त करते हैं पूरे के पूरे देश के अंदर, और उसके साथ साथ क्या करते हैं वो अपना इलाज भी करवाते हैं, जो कि यहाँ पर सस्ता मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें, भारत है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, हमारे यहाँ पर जो है नवीनतम जो टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पर आई हुई है, फिर विश्व की बात यदि हम बात करें जो चिकित्सा के अंदर नवीनतम टेक्नोलॉजी आई है, तो वो सारी की सारी आपकी यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक और शब्द है यहाँ पर बाह्य स्रोतन। बाह्य स्रोतन का मतलब होता है आउटसोर्सिंग बोला जाता है इसको, कि भाई ठेका देना बोला जाता है इसमें। जब आप दक्षता को बढ़ाना चाहते हैं या फिर आपको अपनी लागतों को कम करना चाहते हैं, तो आप किसी बाहरी व्यक्ति को ठेका दे जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? बाह्य स्रोतन के नाम से जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं चतुर्थक और पंचम क्रियाकलापों के बारे में। बहुत ही कम आपको अंतर देखने को मिलेगा। कोपनहेगन और न्यूयॉर्क में एक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा चिकित्सकीय प्रतिलेखक मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट के बीच क्या समानता है? ये सभी लोग सेवा सेक्टर के उस प्रभाग में कार्य करते हैं जो ज्ञानोन्मुखी होते हैं। इस सेक्टर को चतुर्थक और पंचम क्रियाकलापों में विभाजित किया जा सकता है, यानी कि जो सबसे ऊपर वाले जो पद रहते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर जो निर्णय से संबंधित जो काम करते हैं, फिर आंकड़ों का विश्लेषण वगैरह करते हैं, तो उनको चतुर्थक और पंचम क्रियाकलापों के अंदर अलग अलग रखा जाता था। हालांकि इनके बीच में अंतर आपको बहुत ही कम माइनर देखने को मिलता है। ये माना जाता है ये दोनों जो होती हैं चतुर्थक और पंचम एक ही का हिस्सा होते हैं। जो हमारे टर्सरी एक्टिविटी जो होती है उसका एक पार्ट होते हैं दोनों चतुर्थक और पंचम। लेकिन फिर भी इनमें थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा, वो आप जैसे पढ़ेंगे आपको पता भी चल जाएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चतुर्थक क्रियाकलापों में, तो आपने भी ध्यान रखना जो सूचनाओं का संग्रहण, उत्पादन, प्रकीर्णन अथवा सूचनाओं का उत्पादन इसमें किया जाता है। जबकि चतुर्थक क्रियाकलाप हैं जो अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होते हैं और विशिष्टीकृत ज्ञान, प्रौद्योगिकी, कुशलता और प्रशासनिक सामर्थ्य से संबंधित सेवाओं को उन्नत नमूने के रूप में देखे जाते हैं। तो आपने यहाँ पर मोस्टली जो प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पर सूचनाओं का संग्रहण पूछा जाता है। 1 नंबर प्रश्न रिपीट होता है, बताएं सूचनाओं का संग्रहण किस क्रियाकलापों में रखा जाता है? तो चतुर्थक क्रियाकलापों में। इसके बाद है उनका उत्पादन करना, आंकड़ों का कह सकते हैं आप, सूचनाओं का कह सकते हैं, उनको प्रकाशित करना, ठीक है। या फिर हमारे रिसर्च वगैरह की बात करते हैं तो वो सारी की सारी प्रक्रियाएँ कहाँ रखी जाती हैं आपकी? वो चतुर्थ क्रियाकलापों के अंदर रखी जाती हैं भाई। उसके बाद है एक और क्वेश्चन है हमारा पंचम क्रियाकलाप। इसको याद कर लेना, ये थोड़ा सा ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है कई बार
हालांकि इसके बारे में लिखने में बहुत ही कम बातें देखने को मिलती हैं, लेकिन फिर भी कई बार आया हुआ पेपर में बोर्ड में एक क्वेश्चन आपका पूछा गया कि पंचम क्रियाकलापों के बारे में विस्तार पूर्वक समझाएं। तो उच्चतम स्तर के निर्णय लेने वाले, नीतियों का निर्माण करने वाले पंचम क्रियाकलापों निभाते हैं। इसमें ज्ञान आधारित उद्योग जो सामान्यतः चतुर्थ सेक्टर से जुड़ते हैं में सूक्ष्म अंतर आपको देखने को मिलेगा। अब आपने ध्यान रखना, जो पंचम जो सेक्टर होता है वो सबसे उच्च कैटेगरी होती है किसी भी देश की, तो उनके लिए जो निर्णय बनाने का जो कार्य होता है वो पंचम क्रियाकलाप के अंदर जो लोग लगे रहते हैं उनके लिए होता है। यानी कि देश के लिए जो रणनीतियाँ तैयार कर रहे हैं वो रणनीतियों को तैयार करने वाले लोग हैं, तो पंचम क्रियाकलापों के अंदर आपके रखे जाते हैं भाई। उसके बाद है आगे की तरफ यदि हम बात करें, बाह्य स्रोतन के परिणाम स्वरूप भारत, चीन, यूरोप, पूर्वी यूरोप, इजराइल, फिलीपींस और कोस्टा रिका में बड़ी संख्या में कॉल सेंटर खुले। इसमें देशों में नए काम उत्पन्न हुए। बाह्य स्रोतन देशों में आ रहा जहाँ सस्ता और कुशल श्रमिक उपलब्ध हो। मैंने आपको पहले बता दिया था, या तो आप क्या करना चाहते हैं, दक्षता को बढ़ाना चाहते हैं तो यानी कि कुशल श्रमिक होने चाहिए, या फिर आप अपनी लागत को कम करना चाहते हैं तो सस्ता होना चाहिए। तो इसलिए क्या है, किसी भी देश क्या कर रहा है, वो उन देशों से काम करवा रहा है जहाँ पर ये दोनों चीज़ें उनको क्या है कम दाम पर मिल रही है। तो उसमें क्या भारत, चीन, पूर्वी एशिया या इजराइल वगैरह हैं, इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में जो लोग हैं क्या उसकी वजह से कॉल सेंटर खोले गए हैं, क्योंकि यहाँ पर श्रमिक बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या का जमावड़ा है। कम दाम पर आप श्रमिकों को खरीद सकते हैं या फिर आप उनको रख सकते हैं और इसके साथ साथ आप उनको उनके अंदर कौशलता की भी कोई कमी नहीं आपको देखने को नहीं मिलती हुई। उत्प्रास करने वाले देशों में बाह्य स्रोतन के द्वारा काम उपलब्ध करने वाले देशों में प्रवास कम हो सकता है। बाह्य स्रोतन वाले देश अपने यहाँ पर काम तलाश कर युवकों का प्रतिरोध झेल रहे हैं। बाह्य स्रोतन के बने रहने का मुख्य कारण तुलनात्मक लाभ होता है। अब एक सिंपल सी बात है कि भी ये जो बाह्य स्रोतन अगर दूसरे देशों में चले जा रहे हैं तो कुछ देश ऐसे हैं, जैसे कि हम भारत की भी बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान वगैरह है, या फिर हमारे बांग्लादेश है, और हमारे एशियन कंट्रीज़ हैं जो हमारे इस इलाके को छोड़कर क्या यूरोपियन या फिर यूएसए वगैरह की तरफ नॉर्थ अमेरिका की तरफ जाती हैं। तो वो क्या करते हैं, अगर बाह्य स्रोतन का कार्य अगर हमारे एशिया के अंदर करवा जाता तो उनको वहाँ पर बाहर जाने की भी कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ती भाई। उसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं यहाँ से भी। बाह्य स्रोतन वाले देश में यहाँ पर है पंचम सेवाओं की नवीन प्रकृतियाँ में ज्ञान प्रकरण और बाह्य स्रोतन और होम सोर्सिंग है, जो बाह्य स्रोतन का विकल्प होता है। अब यहाँ पर टर्म होती है, आपने पढ़ा हुआ ज़रूर, आपकी 10th क्लास में भी आता था, KPO का मतलब होता है नॉलेज प्रोसेसिंग और आउटसोर्सिंग, ठीक है। और इसमें होम सोर्सिंग या बाह्य स्रोतन का विकल्प रहता है। इसके बाद है ज्ञान प्रकरण, बाह्य स्रोतन, उद्योग व्यवसाय प्रकरण, बाह्य स्रोतन से बिना, क्योंकि इसमें उच्च कुशल श्रमिक सम्मिलित होते हैं। यह सूचना प्रेरित ज्ञान की बाह्य स्रोतन होता है। ज्ञान प्रकरण बाह्य स्रोतन कंपनी के अतिरिक्त व्यवसायिक अवसरों को उत्पन्न करने में सक्षम रहता है। इसके साथ साथ एक और जो दूसरी टर्म आपने याद रखनी है वो क्या है, व्यवसाय से रिलेटेड है, यानी कि बिजनेस। उसके बाद है प्रोसेसिंग, और ओ का फिर आउटसोर्सिंग का नाम दिया गया है। यानी कि वही हैं चीज़ें आप अपने के मतलब क्या है कि भी आपके पास नॉलेज है, उसके बाद उसके अंदर प्रोसेसिंग और ये आउटसोर्सिंग का कार्य किया जा रहा है। यानी कि आज के समय में इनको नॉर्मल चीज़ें आपके सामने होती चली जा रही हैं कि भाई सेवाओं के अंदर इनको इंक्लूड कर दिया जाता है। और सिर्फ कारण क्या है कि भी वो क्या अपनी सबसे इम्पोर्टेंट कारण हमारे यहाँ पर ये रहेगा इसमें कि भी जो है आप इनको लागतों को कम करना चाह रहे हैं और कुशल श्रमिकों को आप इसके अंदर डालना चाह रहे हैं भाई। इसके बाद याद करें हम ज्ञान प्रकरण, बाह्य स्रोतन के उदाहरण में से अनुसंधान और विकास क्रियाओं, ई लर्निंग, व्यवसाय अनुसंधान, बौद्धिक संपदा अनुसंधान, कानूनी व्यवसाय और बैंकिंग सेक्टर आते हैं। अब आपने कुछ नहीं, आपने ये लाइनें ज़रूर याद करनी है इस क्वेश्चन के अंदर कि भी इन चीज़ों को इसके अंदर शामिल किया जाता है। उसके बाद बाह्य स्रोतन, मैंने आपको बताया बाह्य स्रोतन के बारे में बता रखा है। यहाँ पर ठेका देना है, दक्षता को सुधारना, लागत को घटाने के लिए बाह्य स्रोतन किया जाता है भाई, आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। उसके बाद है कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इम्पोर्टेंट रहेंगे कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, जो लोग इन कालियों के अंदर लगे हैं उनको कौन से कॉलर वर्कर के नाम से जाना जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वांटरी, क्यूनरी, ठीक है। ये 5 प्रकार के क्रियाकलाप देखने को मिलेंगे। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करें, लास्ट क्वेश्चन है, अंकी के विभाजन बोला जाता है, डिजिटल डिवाइड कहते हैं इसको। सूचना और जो हमारी संचार प्रौद्योगिकी होती है उस पर आधारित विकास होता है, उस पर मिलने वाले अवसर होते हैं पूरे ग्लोब के अंदर असमान रूप से वितरित होते हैं। यानी कि जो सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर यदि हम पूरे विश्व को बांटें उससे मिलने वाले अवसर हैं, कुछ देश इसके अंदर बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं, कुछ देश इसके अंदर पीछे रह गए। जो विकसित देश हैं इस मामले में बहुत आगे निकल आए हैं और
विकासशील देश इसके मामले में क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर है, वो अवसर उनको क्या है, कम मिल रहे हैं। तो ये जो डिफरेंशिएट है, ये ग्लोब के अंदर आपको कम या ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसी को क्या कहा जाता है, आपका अंकीय विभाजन बोला जाता है। देशों में विस्तृत आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विभिन्नता पाई जाती है। निर्णायक यह रहता है कोई भी देश कितनी शीघ्रता से अपने नागरिकों को सूचना और संचार उपलब्ध करा सकता है और लाभ प्राप्त करा सकता है। विकसित देश सामान्य रूप से दिशा में आगे बढ़ गए हैं, जबकि विकासशील देश पिछड़ गए हैं। इसी को अंकीय विभाजन कहा जाता है। आपसे सिर्फ और सिर्फ ये डेफिनेशन पूछेंगे, यहाँ पर कोई क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। अभी देश के भीतर अंकीय विभाजन विद्यमान है। उदाहरणतः भारत और रूस जैसे विकासशील देशों में अवश्यम भावी है कि महानगरीय क्षेत्र केंद्रों में जैसे निश्चित क्षेत्रों में परिदृश्य ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में अंकीय विश्व के साथ बेहतर संबंध तक पहुंच पाई जाती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बताया गया, जैसे कि हम यदि बात करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर यहाँ पर क्या है, रूस के साथ एग्जाम्पल कंपेयर किया गया कि भी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर क्या है कि विभाजन की सूचनाओं की यदि हम बात करें तो ये आपको कम देखने को मिलेगा, जबकि उनके शहरों के अंदर आपको क्या है ज़्यादा देखने को मिलेगा। भाई बस भाई हमारे इसमें यही है, हमारा चैप्टर ये ख़त्म होता है और हम अपने हाफ सिलेबस के हिसाब से चलेंगे। हमने यहाँ पर 7 चैप्टर पढ़ लिए। मेरे ख्याल से इसमें हमारे पास 10 ही चैप्टर होते हैं, हमने इसके अंदर से 7 चैप्टर पढ़ लिए हैं और बाकी क्वेश्चन हैं हम इनको बाद में, इन चैप्टर्स को हम बाद में करेंगे, बाद में लौट के आएंगे। लास्ट के जो 3 चैप्टर हैं हम इनको छोड़ेंगे अभी, और हमारी जो दूसरी बुक है हम उसको पहले स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर पहले हमारे 6 चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे तब तक कोई इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास आती है तो उसके हिसाब से मेंटेन कर लेंगे, क्योंकि ये निर्णय लिया जा चुका है कि पहले से कि भी हमारा सिलेबस है वो सिलेबस आपका कम किया जाएगा।